आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक करके उसे जला दिया था, तबाह कर दिया था, उसकी लाइब्रेरी वगैरह में आग लगा दी थी। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हो कि बख्तियार खिलजी के पहले दो कौन से ऐसे आक्रांता थे, दो कौन सी ऐसी किंगडम थी जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की। तो हेलो माय डियर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल। मैं आपका दोस्त गाइड भाई अमित फिर से लेकर आ गया हूं एक और जानदार शानदार वीडियो, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 लिटरेचर और कॉलेज एजुकेशन में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में टू द पॉइंट टॉपिक होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्टली जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये आपको सीधे सीधे हेल्प करेगा। इसलिए आज की वीडियो में कोई भी बिना फालतू की बात करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, जगद्दला, ओदांतपुरी, मिथिला एंड नादिया। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे हर बार कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर वन के एग्जाम में। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी है हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 6th सेंचुरी में। कब? 6th सेंचुरी में। कहां पर? गांधार में, जो करेंट टाइम पर पाकिस्तान में सिचुएटेड है, लेकिन उस समय कहां का पार्ट था? इंडिया का। तो गांधार को हम एक रीजन से और जानते हैं, जो महाभारत के जो महाराज थे, हस्तिनापुर के महाराज थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। जो हस्तिनापुर के महाराज थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी भी कहां से थी? गांधार से ही थी, इसलिए उनका नाम का भी क्या पड़ा था? गांधारी पड़ा था। इसकी लोकेशन गांधार रीजन, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका टाइम पीरियड 6th सेंचुरी BCE। इसमें जो स्टूडेंट थे वो 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते थे। इसमें जो एडमिशन प्रोसेस था उसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं था, टोटली मेरिट बेस्ड पर होता था। और इसमें एडमिशन लेने की आपकी मिनिमम एज जो है वो 16 साल होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसमें जो बहुत प्राचीन टाइम के वैदिक विद्वान लोग थे वो लोग पढ़ा लिखा करते थे। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम आगे बात करें तो इसमें 64 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। कितने सब्जेक्ट? 64 से ज्यादा। लेकिन मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट थे? वेदास, फिलॉसफी, आयुर्वेदा, मेडिसिन, आर्करी, वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स। जो मेजर सब्जेक्ट जिनमें इनकी विशेषताएं थी वो थी मेडिसिन, आर्ट्स और तंत्रिज्म। तंत्रवाद, मेडिसिन और आर्ट्स, इसके जो विशेषताएं थी इस यूनिवर्सिटी में, जो जिन सब्जेक्ट थी वो थी मेडिसिन, तंत्रवाद और आर्ट, ठीक है। इसमें कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं था। जो टीचर्स थे उनके पास खुद सारी ऑटोनॉमी हुआ करती थी। इसमें सिर्फ डे स्कॉलर्स पढ़ते थे, कोई भी नाइट स्कॉलर नहीं पढ़ता था, क्योंकि रेसिडेंस की ऐसी या रुकने की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूं तो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी थी पहली जिसमें, जो सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जिसमें छात्र दिन और रात में भी रुका करते थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि जिससे क्वेश्चन बनते ही आपके पेपर में बनते हैं। और लेकिन नहीं भी दे पाते हैं तो आप वीडियो पूरी देखें तो मैं इसमें आपका ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसमें कोई ना तो एग्जाम होता था ना तो डिग्री मिलती थी, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज, जो कि शायद मेरे हिसाब से बेस्ट भी होती है, ठीक। आगे बात करें तो इसको तबाह किसने किया था? इसको तबाह भी किया गया था, इसको भी तबाह किया गया था। किसने किया था? तोरमन कौन था? एक हूण राजा था जिसने इसको तबाह किया था। लेकिन 1860 में इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब जो थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भाई साहब, इन्होंने 1860 में इसकी खोज की थी। किसकी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतने ही पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बताए, ये मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चंस बनती है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं। बताने को मैं भी दुनिया भर का ज्ञान बता दूं, ऐसा है वैसा है, छोटी छोटी बातें। लेकिन अब एनटीए ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। वो फालतू की चीजों से सवाल नहीं पूछता, सिर्फ जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं वहां से सवाल पिक करता है, वो भी रेयरली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ के जाना मत भूलना। आगे बात करें तो अगली हमारी यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी? नालंदा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कब स्टैब्लिश हुई थी? 5th सेंचुरी में। और कब तक फंक्शन किया था इसने? 12th सेंचुरी तक। कहां पर? राजगिरी, मगध, बिहार में। कहां पर स्थित है ये? राजगिरी में। कहां है ये? मगध में, जो गई है बिहार में, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 5th सेंचुरी में। इसका महत्व 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी तक था। फिर जाके 12वीं शताब्दी में एक छोटा सा आदमी आया, मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे चल के, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें जो मेन फोकस किया जाता था वो महायान बुद्धिज्म, लॉजिक और मैथमेटिक्स पे किया जाता था। किस पे? महायान बुद्धिज्म पे, लॉजिक पे और मैथमेटिक्स में। इसको किसने स्थापना इसकी किसने कराई थी? गुप्त राजवंश द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। गुप्त राजवंश जो था उसने इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी, ठीक है। इसके कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। कौन थे इसके कुलपति? शीलभद्र। और जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी थे वो कौन थे? ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट वही जिनको आप सब जानते हैं, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, वो इसी यूनिवर्सिटी के थे, इसी के स्कॉलर थे, इसी में हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी भी थे। इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस था, जिसमें जो द्वाराचार्य होते थे वो एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। एग्जाम कैसा होता था? ओरल होता था, रिटन नहीं होता था, और इतना टफ होता था कि 100% में से सिर्फ 30% स्टूडेंट्स ही इसमें एडमिशन के लिए सिलेक्ट होते थे। यानी कि मान लीजिए 100 में से सिर्फ 30 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन थी जो बिल्कुल निःशुल्क, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम टफ था, शिक्षा बिल्कुल फ्री थी। ठीक है, और यही नालंदा यूनिवर्सिटी ही पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें रेसिडेंशियल का प्रावधान भी था कि यहीं पे बच्चे रुकते थे, यहीं पर भी यहीं रहते थे। ठीक है, आगे बात करें तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि इसमें जो लाइब्रेरी है वो ही 3 बिल्डिंग्स में थी, जिसमें सबसे पहली बिल्डिंग थी रत्न सागर, जिसका मीनिंग है ओशन ऑफ ज्वेल्स, मींस इसमें जो है पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था। दूसरी बिल्डिंग जो थी वो थी रत्नरंजक, मीनिंग रत्नरंजक मतलब क्या था? ज्वेल डिलाइटर, और इसमें क्या था? महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण संसाधन भरे हुए थे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जो 9 मंजिले की थी, उसका नाम था रत्नोदधि, मींस सी ऑफ ज्वेल्स। इसमें बहुत सारी पवित्र पुस्तकें, उपनिषद वगैरह का भंडार था। जब इस लाइब्रेरी को जलाया गया था तो 3 महीने तक ये लाइब्रेरी जलती रही थी। इतना किताबें इसमें थी, इतनी किताबें, इतनी बुक्स, इतने ग्रंथ, इतने उपनिषद भरे पड़े थे कि उनको जलने में लगभग 3 महीने लगे, तब जाके आग बुझी थी। ठीक है, और इसके जस्ट पहले, ठीक, इसके आगे हम बात करें तो इसके बाद इसकी जो डेस्टिनी थी और रिवाइवल क्या था। सबसे पहले इसकी खोज जो है किसने की थी? इसकी खोज एक फ्रांसीसी आदमी था बुकानन हैमिल्टन। बुकानन हैमिल्टन ने इसकी खोज की थी। इसको तबाह किसने किया था? सबसे पहले 455 एडी में हूणों ने आक्रमण किया था। हूणों ने ही किस पे आक्रमण किया था? आप यहाँ पे देखो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को किसने तबाह किया था? हूणों ने ही तबाह किया था। ठीक है, यहाँ पे किसके द्वारा? हूण राजा के द्वारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, और सेम है नालंदा पर किसने आक्रमण किया था? सबसे पहले नालंदा पर भी हूणों द्वारा आक्रमण किया गया। सेकंड, गौड़ राजवंश ने इस पर आक्रमण किया। किसने? गौड़ राजवंश ने, और इन्होंने आक्रमण करके इसके जो ऑपरेशन है उसको डिस्टर्ब कर दिया, बाधित कर दिया। फिर लास्ट में कौन आता है? ये भाई साहब बख्तियार खिलजी। ये 12th सेंचुरी में आते हैं और ये पूरी तरह से इसे जला देते हैं, और इसमें लाइब्रेरी में जो 90,000 से ज्यादा किताबें थी उनको जला देते हैं, जो 3 महीने लगता है उनको पूरी तरह से जलकर खत्म होने में। रीजन बताया जाता है कि थोड़ा सा इसकी तबीयत खराब हो गई थी, पता नहीं सच या कॉन्स्पिरेसी कि इसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर ये सारे अपने हकीमों से इलाज करवाता है, सब कुछ करवाता है, थक जाता है, लेकिन नहीं ठीक होता। फिर इसी यूनिवर्सिटी के एक वैद्य हैं, वो जाते हैं, जबकि ये उसे इलाज करवाना पसंद नहीं करता, लेकिन जो इनके सैनिक वैनिक थे, जो इनके सरपंच वगैरह थे, वो चाहते थे ठीक हो जाए, इसलिए वो इनके पास इलाज करवाने के लिए आते हैं। जबकि ये जो था बख्तियार खिलजी, वो इसके बहुत खिलाफ था। तो लेकिन फिर भी जब उनके लोग चाहते तो उन्होंने कहा वैद्य जी कुछ तरीका बताइए। तो उनके वैद्य जो है, जो भी वो पुस्तक पढ़ता था, उसमें उस दवा की उसको लेप को लगा दिया। फिर उससे जब भी पढ़ता था उसकी स्मेल से वो धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि वो ठीक कैसे हुआ है, तो उसने आक्रमण करके नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से तबाह करने का सोचा। अब ये फैक्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, जो भी है, मैंने जहां तक मुझे पता है यही आइडिया है, यही मैंने आपको बताया है। उसके बाद 1812 में इसकी रीडिस्कवरी हुई। किसने किया? फ्रांसिस कनिंघम ने। फ्रांसिस बुकानम हैमिल्टन भाई साहब ने, सॉरी माफ कीजिएगा। फिर 1812 में इसकी खोज किसने की? फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने। 2009 में इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सर थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया कि मिसाइल बनाने के लिए संसाधन नहीं मिले तो साइकिल से ले जाकर उसे लॉन्चिंग करा दी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? जब ये 2002 से 2007 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, तो 2006 में इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना नालंदा को फिर से रिस्टैब्लिश किया जाए। तो इन्हीं की कोशिशों, इन्हीं की सिफारिश, इन्हीं के आइडिया के बाद 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इस्टेब्लिश किया गया। और 2014 में ये फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हो गई। कब? 2014 में। और 2009 में यूनेस्को ने इसे अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। 1980 में तक्षशिला को 1918 में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया था। कब? 1980 में। और 2009 में नालंदा को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पीआईक्यूज में पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम तो अगली यूनिवर्सिटी हमारी वल्लभी यूनिवर्सिटी। इसे क्या कहा जाता है? इसे वल्लभी की पश्चिमी हीनयान, इसे नालंदा का पश्चिमी प्रतिद्वंदी कहा जाता है। क्यों? कौन सी यूनिवर्सिटी को? वल्लभी यूनिवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि नालंदा जो है पूर्व में महायान की बात करती थी और वल्लभी पश्चिम में हीनयान की बात करती थी। इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी?
भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात इसकी लोकेशन थी। इसका जो टाइम पीरियड था वो 6 to 14 सेंचुरी था। इसके जो संरक्षक थे वो मैत्रेक राजा थे और इसमें जो विशेषताएं थी वो हीनयान बुद्धिज्म की थी और सेकुलर स्टडीज की थी, जिसमें ये मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लॉ और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे। कौन कौन से? इकोनॉमिक्स, लॉ और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी कराई जाती थी। ठीक है, इसमें जो नोटेबल स्कॉलर्स थे वो एक गुणमती थे और एक स्थिरमती, ये दो लोग इसके विद्वान थे, दो स्कॉलर्स थे। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अगला है हमारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तंत्र विद्या के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी। आपको पता हो तो एक विक्रम बेताल करके सीरियल आता है, उसमें हमेशा तंत्र, जादू टोना इन सब की बात की जाती है, तो आप ऐसे याद रखिए विक्रम बेताल, विक्रमशिला, विक्रम बेताल, विक्रमशिला, तंत्रिज्म, तंत्रवाद। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 8th सेंचुरी सी। ये कहां पर थी? ये भागलपुर बिहार। बिहार में इतनी यूनिवर्सिटीज थी, इतनी बिहार क्या हुआ करता था, और आज देखो क्या हो गया है। कभी पुल चोरी हो जाता है, कभी टावर गायब हो जाता है, कभी कोई एम्स बनता है तो उसका सिर्फ गेट बन जाता है, उसके आगे कुछ बनता ही नहीं है। तो ये कंडीशन आज हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम को यहाँ लाके छोड़ दिया है। हमने अपने एक स्टेट को कहां से लाकर कहां पटक दिया है। हम शिक्षा व्यवस्था में हमारी रैंकिंग क्या है आज हमें देखते हैं तो हमें तरस आता है। जो आज ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का डंका बजता है, कभी इंडिया में भी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिनका डंका बजता था। तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज की हमारी कंडीशन आप देखिए और उस टाइम की देखिए। अगर ये आज हमारे पास होती, नहीं जलाई गई होती, तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ऊपर होता। ठीक है, इसकी जो संरचना थी इसमें 6 कॉलेजेस थे, 1 2 3 ऐसे 6 कॉलेजेस थे। ठीक है, जिसमें एक सेंटर में ये था, इसका मेन कैंपस जो था। ठीक, इसमें जो विशेषताएं थी वो तंत्र बुद्धिज्म की बात करते थे और वज्रयान की बात करते थे। तंत्र बुद्धिज्म और क्या कहते हैं, वज्रयान की बात करते हैं। इसका इन्फ्लुएंस, इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था तिब्बत के रीजन पर, चाइना के रीजन पर, तिब्बत के रीजन पर इस यूनिवर्सिटी का ग्रेट इंपैक्ट पड़ता था। इसके जो क्या कहते हैं स्थापक थे वो पाल राजवंश था। इसका जो सम्राट धर्मपाल थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम तो जो पाला डायनेस्टी के एजुकेशन सेंटर्स थे उसमें कौन कौन से? पहला ओदांतपुरी, दूसरा जगतदला। ओदांतपुरी की स्टैब्लिश हुई, उसकी स्थापना किसने करवाई? राजा गोपाल प्रथम ने। कहां पर? मगध बिहार में। फिर देखिए ये भी बिहार में, कहां पर करवाई? मगध बिहार में। मात्र तो इसका क्या था? ये वज्रयान बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचार प्रसार करता था। किसका? एक होता हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार करता था कहां पर? तिब्बत में। ठीक है, इसमें जो था वो इसका जो आर्किटेक्ट था वो नालंदा के डिजाइन से काफी प्रभावित करता था। ठीक, अगला है हमारा जगतदला यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर कौन थे? राजा रामपाल। इसकी लोकेशन कहाँ थी? वरेंद्र भूमि, बंगाल, बांग्लादेश में। इसमें जो विशेषताएं थी वो महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म दोनों का था। तो महायान को भी ये मानते थे और वज्रयान को भी ये मानते थे। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? बौद्ध धर्म ग्रंथों की तिब्बती में अनुवाद। इसमें वो क्या करते थे? जो बौद्ध के धर्म ग्रंथ थे उनका तिब्बती लैंग्वेज में अनुवाद करते। इसको भी तबाह किया गया था 12th सेंचुरी बीसी में। जो 12th सेंचुरी थी हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे ब्लैक इरा इसे माना जाता है। इसी में नालंदा, इसी में तक्षशिला, इसी में जगतदला, सारी यूनिवर्सिटीज को इसी सेंचुरी में तबाह किया गया था। तो 12th सेंचुरी मान के चलिए, अगर आज हमारे एजुकेशन सिस्टम जहां भी स्टैंड करता है तो उसमें मेन रीजन जो है, जो उसका सबसे काला युग था वो 12th सेंचुरी थी। आगे हम बात करेंगे कुछ और यूनिवर्सिटी थी जिसमें ब्राह्मणिकल हब्स की बात करेंगे। जो ब्राह्मणिकल एजुकेशन होती थी उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती थी, कौन कौन से पीठ्स आते थे। सबसे पहले मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला में एक वजह से और जानते हैं, जो हमारी माता सीता है उनके जो मायका है वो मिथिला है, जहां पे राजा जनक जी का वो साम्राज्य था। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? दरभंगा बिहार। सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक, राजा जनक के टाइम से यूनिवर्सिटी वहां पे चला करती थी। इसमें ब्राह्मणिकल एजुकेशन, न्याय और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अगले हम बात करेंगे नादिया यूनिवर्सिटी या नवदीप यूनिवर्सिटी। तो ये इसकी लोकेशन कहां पे थी? बंगाल में। इसमें हम न्याय, लॉजिक और मेटाफिजिक्स और तंत्रवाद की पढ़ाई करते थे। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, फिजिक्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड। उसमें जिसमें हम इस जमाने से, इस दुनिया से, इस युग से परे, इसके बाहर की चीजों पर अध्ययन करते हैं, अपने ओपिनियन वगैरह रखते हैं, तो उसे हम मेटाफिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो इसमें उसकी बात की जाती थी। यहाँ पे जो मिथिला यूनिवर्सिटी के एक महान विद्यापति थे, महान स्कॉलर थे, उनका नाम था विद्यापति, जो बहुत फेमस संस्कृत पोएट थे। इनका वर्क था तत्व चिंतामणि। उसके बाद जयदेव थे, किसके? जयदेव थे नादिया यूनिवर्सिटी के, जिनका फेमस वर्क है गीत गोविंद। आपके PYQ में पूछा जाता है गीत गोविंद किसका बहुत फेमस वर्क है या किसका बहुत प्रसिद्ध वर्क है? तो जयदेव जी का। आगे बढ़ेंगे हम तो आगे बात करेंगे अगला हमारा अदर वाइटल लर्निंग सेंटर्स, अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र, प्राचीन भारत की एक झलक। जिसमें सबसे पहले आता उज्जैन। उज्जैन में कौन सा लोकेशन इसकी आती? MP। ये किस लिए जानी जाती थी? ये सेकुलर स्टडीज जैसे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर
अध्ययन किया जाता था इसमें। दूसरा संघपीठ, ये कहां पर थी? कश्मीर। इसको गोल्डन एज ऑफ संस्कृत एजुकेशन कहते थे या संस्कृत लर्निंग कहते थे। तीसरा शारदा पीठ, इसकी भी लोकेशन देख रहे, जहां पर आज एजुकेशन के मामले कितना पीछे, उस टाइम पर हम कहां कितने आगे थे? कश्मीर में। सबसे पहला संघपीठ और दूसरा शारदा पीठ। ये डेडिकेटेड था गॉडेस सरस्वती जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे तो सलोतगी, ये कर्नाटका में थी। मल्टीपल हॉस्टल, इसमें कई छात्रावास थे जो काफी फेमस थे, जिसमें कई सारे विद्यार्थी आते थे, रहते थे, पढ़ाई वगैरह करते थे। उसके बाद थी हमारी एनरियम जो केरला में थी, इसमें फ्री बोर्डिंग और ट्यूशंस की व्यवस्था कराई जाती थी। और एक और हमारे पास है सोमपुरा जो बांग्लादेश में, इसमें मैसे बुद्धिस्ट जो मोनेस्टिक थे वो आते थे और रहते थे। ठीक, आगे बात करेंगे तो अगला हमारा द फॉरेन ऑब्जर्वर्स, जो वे विदेशी जो भारत में आए, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को समझा, हमारी यूनिवर्सिटीज में रहे और उस पर अपनी अपनी राय दी। तो सबसे पहले कौन से? फायान। कब आए थे? 399 एडी में। इन्होंने बुक लिखी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, और ये कहां विजिट किए थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। आपके पेपर में पीवाईक्यू पूछा जाता है कि फायान कौन सी यूनिवर्सिटी में आया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में विजिट किया था? तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। सेकंड है वेनसांग, कब आए थे? 629 से 614 एडी। इनकी की डिटेल्स क्या थी? इन्होंने योग शास्त्र पढ़ा था अंडर शीलभद्र, जो हमारे कुलपति थे नालंदा यूनिवर्सिटी के शीलभद्र जी, उनके अंडर में इन्होंने योग शास्त्र की क्या कहते हैं शिक्षा ली थी। इनका वर्क है ग्रेट टैंगियन रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। लास्ट वन कौन से हैं? इत्सिंग, कब आए थे? 671 एडी में। इनकी डिटेल क्या है? ये इन्होंने 10 साल तक रुके थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नालंदा यूनिवर्सिटी में 10 साल रुककर वहां पर शिक्षा दीक्षा इन्होंने ली थी। इनकी बुक है द रिकॉर्ड ऑफ मोनेस्ट्री। द रिकॉर्ड ऑफ मोनेस्ट्री कौन किसने लिखा है? इत्सिंग ने। अब मैं आज की क्लास की आपको एक ओवरऑल समरी दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी? तक्षशिला। कहां पर स्थित है? गांधार में। अब इस समय करंट लोकेशन पाकिस्तान। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, मेडिसिन और तंत्रिज्म। ठीक है, अगला नालंदा कहां स्थित है? मगध, बिहार। किसके लिए फेमस है? महायान बुद्धिज्म, वेद और लॉजिक के लिए। अगला वल्लभी कहां पर स्थित है? भावनगर, गुजरात। किस लिए फेमस है? हीनयान बुद्धिज्म और सेकुलर स्टडीज। अगली विक्रमशिला कहां पर है? भागलपुर, बिहार। तंत्रिक बुद्धिज्म और तंत्र शास्त्र के लिए फेमस है। अगली जगतदला कहां पर स्थित है? बांग्लादेश, वज्रयान बुद्धिज्म के लिए। ठीक है, उदानपुरी इसकी लोकेशन मगध, बिहार, वज्रयान बुद्धिज्म के लिए। अगला हमारा मिथिला, दरभंगा, बिहार में ब्रह्मनिकल एजुकेशन, न्याय यानी कि लॉजिक और तर्क शास्त्र के लिए फेमस थी। उसके बाद नादिया कहां पर स्थित है? बंगाल में। किस लिए फेमस थी? न्याय, मेटाफिजिक्स और तंत्रवाद के लिए, ये तर्क शास्त्र के लिए ये फेमस थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको समझ आएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी टॉपिक पर अच्छी सी वीडियो में बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।